न्यू ईरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। डिजिटल हाउस अरेस्ट क्या है? डिजिटल हाउस अरेस्ट एक सोशल इंजीनियरिंग घोटाला जहां साइबर क्रिमिनल्स, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स यानी कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों का रूप धारण करते हैं। वे फोन कॉल, ईमेल या यहां तक कि सोशल मीडिया संदेशों के माध्यम से व्यक्तियों को टारगेट करते हैं। आपने कभी ये नाम सुना है? आप क्या करेंगे जब कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या पुलिस ऑफिसर बनकर आपको फोन करे और जेल भेजने के नाम पर डराने लगे? शातिर तरीके से आपके ऊपर ऐसी छाप छोड़े कि आपको लगे वो सच में ऐसा अफसर है और ऐसा वो सच में कर सकता है, तो डरोगे तो सही। इंप्रेशन ही कुछ ऐसा बन गया है। वैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस नहीं बच पाए, हम कैसे बचे, यही मन में आता होगा। और वैसे भी एक बात और, कोई ऑन रिकॉर्ड माने या ना माने, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज्यादातर लोगों ने कर रखी होती है। यह भी एक सच्चाई है, कहीं दाल में काला होता है, कहीं दाल ही काली होती है। ये काली सी पड़ गई मर्मांक सच्चाई हमें मजबूर कर देती है जाने अनजाने सच की आड़ में उस काले झूठ को सच मान लेने के लिए, जो वाकई में हमें शिकार बना देता है और शिकारी सफल हो जाते हैं। देश में डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाएं इस ओर इशारा करती है कि डर और गड़बड़ियां हमें आसानी से उन अपराधियों के जाल में डाल देते हैं जहां हमारे फ्रॉड के शिकार होने की संभावनाएं लगभग संपूर्ण हो जाती हैं। डिजिटल अरेस्ट का मतलब होता है वीडियो कॉल के माध्यम से किसी को गिरफ्तारी का डर दिखाकर उसे उसके घर में ही कैद करके मुंह मांगी फिरौती वसूलना। वक्त वाकई में बदल गया है। दूर बैठे कोई कैसे आपको लूट सकता है, डिजिटल अरेस्ट उसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज। आकलन अगर हम करें तो जगह जगह पे अलग अलग इंफॉर्मेशन हैं, लेकिन उनमें से एक के मुताबिक पिछले 4 माह में करीब 400 करोड़ रुपए ठगे जा चुके हैं। और कमाल की बात यह है कि इसमें जो शिकार बने हैं उनमें डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आर्मी ऑफिसर्स और आईआईटी प्रोफेसर जैसे उच्च शिक्षित लोग भी शामिल है। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा समेत देश के बहुत से राज्यों में ऐसे केस लगभग डेली आ रहे हैं। कोई मास्टरमाइंड दुबई में बैठा है तो कोई कहीं। ऐसे मामलों में जिन खातों में पैसे ट्रांसफर हुए थे सरकारी खाते बताकर, वे आम लोगों के बैंक खाते हैं और विदेश में बैठे साइबर क्रिमिनल्स इसे कंट्रोल करते हैं। हम जैसे लोगों को खाता खोलने के लिए, इसे मैनेज करने के लिए ना जाने कितनी प्रक्रियाओं और डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना पड़ता है, लेकिन अपराधियों के लिए ना जाने रास्ते कैसे आसान हो जाते हैं। रिसेंटली यूपी एसटीएफ ने ऐसे 6 लोगों को पकड़ा तो पता चला उनसे यह कहा जाता था कि ऑनलाइन गेमिंग से या ट्रेडिंग के कमीशन के रूप में उनके खातों में पैसा आएगा और ट्रांजैक्शन अमाउंट का 10% उनको मिलेगा। बाद में इनके खातों से ये पैसा दुबई में डिजिटली ट्रांसफर कर दिया गया। दुबई में बैठे साइबर अपराधियों द्वारा फिर इस पैसे को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया गया। खुलेआम सरेआम ये इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल नंबर्स ले लेते हैं। आजकल ये साइबर अटैक हर दिन झेले जा रहे हैं। भारत के नागरिकों द्वारा हमारे ऊपर भी आए दिन नए नए तरीकों से हमले होते हैं, किंतु आपकी सतर्कता इससे आपको बचा सकती है। चलिए कुछ केस की बात बताते हैं आपको। नोएडा में रिटायर्ड मेजर जनरल को पार्सल में ड्रग्स की बात कहकर फंसाया गया। आप सोच सकते हैं। और 10 से 14 अगस्त तक 5 दिन डिजिटल अरेस्ट बने रहे वो। 2 करोड़ रुपए उन्होंने ठगों के बताए गए बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। ठगी का तो बाद में पता चला। मेजर जनरल धीर को डीएचएल कुरियर सर्विसेज अफसर बनकर फोन किया किसी ने। उन्होंने कहा उनके नाम पर मुंबई ताइवान का एक पार्सल है। इसमें 5 पासपोर्ट, 4 क्रेडिट कार्ड, कपड़े, 200 ग्राम एमडीएमए शायद ड्रग्स का एक रूप है और एक लैपटॉप है। उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी दूसरे कॉल पर ट्रांसफर किया गया। इसके बाद इन्हें भी जांच के लिए सीबीआई कस्टडी या डिजिटल इंक्वायरी के 2 ऑप्शंस दिए गए। सोचिए क्या जबरदस्त स्टोरी प्लान की जाती है। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये सब फ्रॉड है। और इस जाल में फंस जाने के सबसे बड़े कारण हैं आपकी अनभिज्ञता, आपका डर, व्यापक रूप से फैला एक मैसेज और आपकी कहीं ना कहीं कभी ना कभी की गई आपकी गलतियां या लालच। लखनऊ का ये केस ले लीजिए। न्यूरोलॉजिस्ट शिकार बनी। आधार कार्ड से मनी लॉन्ड्रिंग का झांसा दिया गया और एक लखनऊ की एक न्यूरोलॉजिस्ट 1 से 8 अगस्त तक अपने ही घर में डिजिटल अरेस्ट रही। 2 दिन में 7 खातों में 2 करोड़ 81 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। आप सोच सकते हैं। वैसे हमारे देश में कमी नहीं है पैसे की, ना जाने कौन कौन कितने कितने दबाए बैठा है।
डॉक्टर रुचिका को ईडी अफसर बनकर फोन करने वाले ने कहा कि उनके बैंक अकाउंट का प्रयोग मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि उनके तो खाते में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं किया गया। तो बताया गया कि जिन खातों में ट्रांजैक्शन हुए हैं उनसे लिंक मोबाइल नंबर उन्हीं के आधार कार्ड पर लिए गए हैं। कमाल है। बताया गया कि जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल के खातों में ट्रांजैक्शन हुए। आप सोच सकते हैं, फिजिकली या डिजिटली जांच का सामना करना होगा, इस बात से डरा दिया गया उन्हें। एक केस राजस्थान के झुंझुनू में बिट्स पिलानी की प्रोफेसर श्रीजाता डे का है। इसी साल अप्रैल में बिट्स पिलानी की प्रोफेसर श्रीजाता डे को 3 महीने डिजिटल अरेस्ट किया गया। सोचिए, 3 महीने 7.67 करोड़ रुपए ट्रांसफर कराए गए। उन्होंने 80 लाख तो लोन लेके दिए। श्रीजाता जी को ट्राई अफसर बनकर फोन करने वाले ने कहा उनके नंबर पर साइबर क्राइम से जुड़ी शिकायतें हैं। 1 घंटे में उनका फोन बंद हो जाएगा और उनके आधार नंबर पर दूसरा मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड है जिससे इलीगल एडवर्टीजमेंट और हैरासमेंट के मैसेज किए गए थे। जल्द ही मुंबई पुलिस कार्रवाई करेगी। मुंबई पुलिस से फोन आएगा, बात करें और अपना पक्ष रख दें, नहीं तो अरेस्ट कर लेंगे। उसके बाद वीडियो कॉल आया जिसमें कॉल करने वाला तो नहीं था स्क्रीन पर, बस एक आवाज थी। ये सब होते हुए शंका नहीं रहती, डर की भावना ज्यादा प्रोमिनेंट होती है और यही वजह बन जाती है आपके लुट जाने की। ऐसे ही भोपाल में 66 वर्षीय रिटायर्ड लेक्चरर को फंसाया गया बेनामी संपत्ति के कार्रवाई की धमकी देके। इसी साल जून में डिजिटल अरेस्ट करके उनसे 1 करोड़ 30 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। जांच की लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए एफडी तक ट्रांसफर करा दी गई। कितनी अजीब बात है। कस्टम विभाग का अफसर बनकर रिटायर्ड लेक्चरर को फोन करने वाले ने कहा उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके एक पार्सल कंबोडिया भेजा जा रहा है जिसमें अवैध सामान है। धमकाते हुए कहा गया कि उनके पास बेनामी संपत्ति है और उनकी शिकायतें थाने में दर्ज की गई हैं। इसके बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब टेंशन चली गई एक्सट्रीम पे। अब इतनी टेंशन में बात करते करते उन्होंने फोन पर ही जांच का सामना करने के विकल्प को चुन लिया। आखिर 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहे। अकल्पनीय लगता है सोच के, किंतु सत्य है ये सब हो रहा है। ये लोग इतने ट्रेंड हैं, इतने सक्षम हैं बात को अपने पक्ष में करने और सच का स्वरूप बना लेने में कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। फ्लुएंट इंग्लिश में बात करते हैं, आई कार्ड दिखाते हैं, वीडियो कॉलिंग के दौरान आईडी कार्ड भी दिखाते हैं। जिस भी एजेंसी के अफसर को कॉल ट्रांसफर करते हैं उसके बैकड्रॉप पर एजेंसी का लोगो दिखाते हैं। मानना पड़ेगा, फुल प्रूफ प्लानिंग होती है, कोर्ट रूम का पूरा सेटअप लगा होता है और इसी कारण से लोग विश्वास कर लेते हैं। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताएं, हमारे देश में इस तरह से फोन पर ऐसी जांच और पैसे ट्रांसफर का कोई प्रावधान नहीं है। थोड़ा सतर्क हो जाइए, ऐसे बेवकूफ ना बनिए। ऐसी कॉल्स पे सीधा सीधा जवाब दो कि ठीक है जनाब। थोड़ा लोकल पुलिस की भी मदद ले लेते हैं, लूप में ले लेते हैं उनको। यकीन मानिएगा कि वो आपको धमकाएगा, हो सकता है गंदी गालियां दे या भाग जाएगा। दोनों ही सूरत में वो फ्रॉड ही निकलेगा। डिजिटल हाउस अरेस्ट। डिजिटल हाउस अरेस्ट से बचने के कुछ तरीके अपनाना शुरू कर दो तो सबके लिए अच्छा रहेगा। अनजान नंबरों से आई वीडियो कॉल से अगर ठगी का अंदेशा हो तो नंबर ब्लॉक करके साइबर क्राइम प्रिवेंशन सेल को तुरंत सूचित करें। अपने फोन, लैपटॉप आदि के पासवर्ड और सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करते रहे और हेल्पलाइन नंबर्स का कुछ तो इस्तेमाल कर लें कभी। 1930 या वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in, इस पर संपर्क करें और हेल्प लें वहां से। ऑनलाइन फ्रॉड्स करने वाले और अपराधी आमतौर पर पोटेंशियल विक्टिम्स को कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने अवैध सामान, ड्रग्स, नकली पासपोर्ट या किसी अन्य प्रतिबंधित वस्तु वाला पार्सल भेजा है और इसके इंटेंडेड रेसिपेंट्स हैं। यहाँ आपको क्या करना चाहिए, यकीन मानिए हर दूसरे दिन मेरे पास ऐसा कॉल आता है। कई बार ऑटोमेटेड रिकॉर्डेड कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि आपका पार्सल ऐसे ऐसे फंस गया है, ये करने के लिए ये दबाइए, वो करने के लिए वो दबाइए। लेकिन दबाइए, दबाना वो है जो मैसेज नहीं कह रहा है, दबाना है ब्लॉक करने वाला बटन। आपको भी यही करना है। ऐसे लीगल नोटिस नहीं आते हैं, ऐसे लीगल एक्शंस नहीं होते हैं। जरा सोचिए ना, ऐसा होने लगा तो कहाँ गई हमारी कानून व्यवस्था, कहाँ गया कोर्ट और कहाँ गया सिस्टम। फ्रॉड का शिकार होने से बचिए, थोड़ी अक्ल लड़ाइए। लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के रूप में प्रस्तुत होने वाले साइबर क्रिमिनल्स द्वारा डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती रिपोर्टों के बाद केंद्र सरकार ने ऑनलाइन धमकी, ब्लैकमेल और जबरन वसूली के लिए उपयोग किए जाने वाले 1000 से अधिक स्काइप आईडीज को ब्लॉक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया है। सरकार ने लोगों को किसी घटना के तुरंत बाद शिकायत दर्ज कराने की सलाह भी दी है। ये सलाह मान लेनी चाहिए, हम ही फायदे में रहेंगे। कुछ समझे आप?
आपको थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है, पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। चलिए कुछ और जरूरी बात बताएं आपको। नियमित रूप से पासवर्ड और सॉफ्टवेयर को अपडेट करके साइबर हाइजीन बनाए रखना और अनऑथराइज्ड एक्सेस की संभावना को कम करने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना बहुत जरूरी है। संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या अज्ञात स्रोतों से अटैचमेंट डाउनलोड करने से परहेज करके और किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को साझा करने से पहले ईमेल और संदेशों की लेजिटिमेसी यानी कि वैधता को प्रमाणित करके इससे बचा जा सकता है। प्रतिष्ठित एंटीवायरस और एंटी मालवेयर सॉल्यूशन स्थापित करके और ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एप्लीकेशंस को लेटेस्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के साथ अपडेट रखना जरूरी है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स यानी कि वीपीएन्स का उपयोग इंटरनेट कनेक्शन को इनक्रिप्ट करने के लिए किया जा सकता है, जिससे गोपनीयता और सुरक्षा बढ़ती है। हालांकि किसी को केवल भरोसेमंद प्रोवाइडर्स के लिए मुफ्त वीपीएन सेवाओं और ओटीपी से भी सावधान रहना है, याद रखिएगा। ऑनलाइन सर्विसेज की निगरानी करना भी जरूरी है। आज के युग में किसी भी अनधिकृत या गैरकानूनी गतिविधियों के लिए ऑनलाइन खातों को नियमित समीक्षा और खाता सेटिंग्स या लॉगिन प्रयासों में किसी भी बदलाव के लिए अलर्ट सेट करने से साइबर अपराध का शीघ्र पता लगाने और इससे निपटने में मदद मिल सकती है। इस बात का मतलब ये है कि आपको ओटीपी का प्रोविजन जो दिया गया है उसका भी इस्तेमाल ध्यान से रखना चाहिए और अपने मोबाइल नंबर को अगर आप चेंज करते हो तो उसे अपडेट करना चाहिए। मोबाइल नंबर जो भी रजिस्टर्ड होता है आपका बैंक के साथ, उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। ओटीपी उसी पे आते हैं, यहाँ से भी फ्रॉड होने की शंकाएं बढ़ती हैं, उससे आपको बचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि आखिर हार्ड अर्न मनी है आपकी, बाकी 2 नंबर का है तो बात अलग है। चलिए छोड़िए, आपको सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स की बात करें तो संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन जैसी सुरक्षित संचार तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। पासवर्ड और अन्य जानकारी साझा करना विशेष रूप से सार्वजनिक मंचों पर नहीं किया जाना चाहिए। रही बात अवेयरनेस की, तो लोगों को इस प्रकार के घोटालों की पहचान करने और उन्हें रोकने में सक्षम बना सकते हैं। डिजिटलाइजेशन के इस युग में जहां टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है, गलत काम करने वालों द्वारा मौजूदा खामियों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे हमें बचना चाहिए। जो उपाय हमने आपको बताए हैं उन सबको लागू करके। तो हमने क्या सीखा आज? अनचाही कॉलों से सावधान रहें, अज्ञात नंबरों से आने वाली कॉलों का उत्तर देने से बचें, विशेष रूप से उनसे जो सरकारी एजेंसी होने का दावा करते हैं। जानकारी वेरीफाई करें। यदि आपको कानून प्रवर्तन अधिकारी होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति से कॉल प्राप्त होती है तो आधिकारिक चैनलों के माध्यम से सीधे एजेंसी से संपर्क करें, उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई करें। शांत रहे। घोटालेबाज डर और घबराहट पर भरोसा करते हैं। यदि आप दबाव या धमकी महसूस करते हैं तो तुरंत कॉल बंद कर दें। कभी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन साझा ना करें। फोन पर या ऑनलाइन किसी के साथ व्यक्तिगत विवरण जैसे खाता नंबर, आपके बैंक का खाता नंबर, क्रेडिट कार्ड की जानकारी या पासवर्ड साझा करने से बचें, बिल्कुल ना करें। स्वयं को एजुकेट करें, नवीनतम घोटालों के बारे में सूचित रहें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जानकारी साझा करें। घोटाले की रिपोर्ट करें। यदि आपको लगता है कि आप डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले का शिकार हुए हैं तो स्थानीय पुलिस और साइबर अपराध अधिकारियों को इसकी सूचना जरूर दें, इसकी रिपोर्ट जरूर करें। नहीं तो ये सब होता रहेगा। सतर्क रहें, जानकार रहें, अपने हार्ड एंड मनी को बचाएं। प्रणाम।